हेलो गाइस, दिस इज़ अंकुर राठी अगेन विद यू। एंड गाइस, आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो और इस कोर्स को देख रहे हैं। वो मेरा जो चैनल है जीएस टुडे, उसका नाम है। आप जीएस टुडे आप इसे देख सकते हैं। और जीएस टुडे के नाम से अगर आपको सर्च नहीं हो पाता अगर यूट्यूब पे, तो आप मेरे नाम से जीएस बाय अंकुर राठी सर के नाम से जो एक वायरल सर्च है उसे आप कर सकते हो। अगर आप उसे उसके नाम से सर्च करोगे तो आपको सबसे ऊपर ही, आपको इंटरफेस पे सबसे ऊपर ये चैनल दिखेगा, ठीक है ना। और चैनल से ज़्यादा मुझे फेमस बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। खैर, हम अपनी जो सीरीज़ है, एक पॉलिटी की जो सीरीज़ चला रहे बच्चों, उस पॉलिटी की सीरीज़ में हमने राष्ट्रपति लिया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको राष्ट्रपति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी, हमने वो सारी चीज़ें बात की थी, आपको कुछ पहलू बताए थे। आज हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों को लेते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसकी शक्तियों का विभाजन हम 4 रूप में करते हैं मोटा मोटा। कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति, वित्तीय शक्ति और अन्य शक्तियाँ, ठीक है। और अन्य शक्तियाँ, ये 4 तरह की शक्तियाँ हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति को है। अब इनमें से एक एक शक्ति हम लेंगे। पहले बता देता हूँ कार्यपालिका की क्या शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। कार्यपालिका है क्या? कार्यपालिका मतलब जो कानून को लागू करती है, यानी कि कानून से लागू करने वाली जो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति होगी वो कार्यपालिक शक्ति होगी। विधायिका क्या करती है? जो कानून को बनाती है, कानून को बनाती है। और सबसे ऊंची संस्था कौन है कानून को बनाने वाली भारत में? वो है भारतीय संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो उसमें राष्ट्रपति भी उसका अभिन्न होता है, ये भी कल मैंने आपको बताया था। तो कानून को बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की क्या शक्ति होती है? विधायी शक्ति। न्यायपालिका की शक्ति, यानी कि जैसे न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? जो कानून बने हुए हैं, जो कानून लागू हो रहे हैं, उनका सर्वेक्षण करना, संविधान की विचारधारा, संविधान की प्रावधानों की दृष्टि में जो विधायिका और कार्यपालिका के कार्य है उनका सर्वेक्षण करना, ठीक है ना। टू रिव्यू द वर्क और द एक्शन डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव इन द कोर्ट। ये जो न्यायालय है वो न्यायालय का काम हो गया, ठीक है। तो जुडिशियली बेसिकली रिव्यू द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल द लेजिस्लेटिव, वेदर the decision, policies and the action taken by executive legislative is at par the constitution or not, according to the constitutional provision or not, if they violate one or more provision of the constitution or not। ये सारी चीज़ें देखती है क्या है? न्यायपालिका। तो उससे संबंधित जो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति होगी न्यायपालिक शक्ति होगी। इससे अलावा वित्तीय शक्ति, राष्ट्र का जो वित्तीय संसाधन है उससे संबंधित जो शक्ति है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति। और अन्य शक्तियाँ हम देखेंगे। अन्य शक्तियाँ मुख्यतः हम देखेंगे, क्या देखेंगे? क्षमा याचना शक्ति, क्लियर है। तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं भारत के जो राष्ट्रपति है उनकी सबसे पहले शक्ति देखते हैं। तो कार्यपालिका की शक्ति हम बच्चों देखते हैं, ये वाली शक्ति कार्यपालिका, यानी कि जो कानून को लागू करने से संबंधित भारत के राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं। देखिए, कार्यपालिका शक्ति, पहली चीज़, भारत सरकार के जो भी जितने भी कार्य होते हैं और वो सारे भारत के राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। अगर आप देखोगे बहुत सारे जो निर्णय हैं, कैबिनेट डेली कोई ना कोई निर्णय लेती है, लेकिन वो निर्णय क्या होता है? जब वो गैजेट में छपेगा, भारत सरकार के गैजेट में छपेगा, तो उसमें देखना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नीचे होंगे, तो सारे काम उसके नाम पे ही होंगे। पहला ये शीर्ष होता है, शीर्ष संवैधानिक पद होता है। राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये भी इसकी एक कार्यपालिका की शक्ति है, क्योंकि कार्यपालिका में तो होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके अलावा राज्य के राज्यपाल और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कार्यपालिका से संबंधित सारी शक्ति है, क्योंकि वो भी तो कार्यपालिका की शक्ति देखते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये भी भारत के राष्ट्रपति की एक कार्यपालिका शक्ति है। इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। हम इसे विधायी शक्ति वो सोचते हैं, न्यायिक शक्ति समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, जैसे कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसको भी जो नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इसके अलावा और बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, उन सब की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, जितने भी संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूपीपीएससी के जितने सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, उन सब की नियुक्ति भी जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
CAG जिन्हें बोलते हैं, कैग में जो SSC के थ्रू आप जाओगे, कैग में ऑडिटर वगैरह लगते हैं, असिस्टेंट लगते हैं, वो सब। उसमें जो कैग है, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऐसी मुख्य चुनाव आयुक्त की और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके अलावा और बहुत पद है जिन पर भारत के राष्ट्रपति जो है वो उनकी नियुक्ति करते हैं, और बहुत सारे ऐसे आयोग हैं जिनका गठन भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जैसे कि कुछ विशेष प्रकार के आयोग और अधिकारियों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। जैसे मैं इम्पोर्टेंट है आपको बताता हूँ। देखिए, आज SC/ST आयोग बन चुका है, 1989 में बन चुका है, लेकिन उससे पहले SC/ST आयोग कमीशन नहीं होता था। उससे पहले एक हाई कमिश्नर बिठाता था, राष्ट्रपति नियुक्त करता था उसकी, हाई कमिश्नर फॉर SC/ST पीपल। आज तो एक पूरा उन्हें एक संवैधानिक दर्जा भी मिल गया है, संगठन बन गया। तो देखिए, ऐसे आयोग के गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अधिकारियों की भी नियुक्ति ऐसे वो करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। राज्य भाषा आयोग की, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के विशेष अधिकार और मानवाधिकार आदि पदाधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। कुछ व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के प्रति प्रसादपन्नत कार्य करते हैं, जिसमें से मंत्री है सबसे इम्पोर्टेंट ही है। बताइए ये क्या है? देखिए, भारत के, मैं बताता हूँ क्या है प्रसादपन्नत का मतलब क्या है। यानी कि जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो पद पे रहेंगे। उन्हें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि एक बार बन गए मंत्री तो बने ही रहेंगे 5 साल के लिए कम से कम। जैसे वित्त आयोग है, एक बार गठन हो गया तो 5 साल के लिए बना रहता है। हालांकि बीच में वो हट सकता है विशेष प्रावधानों के तहत, लेकिन मंत्रियों को कभी भी फिक्स नहीं होता उनका टेन्योर। आपने देखा होगा आज कैबिनेट मंत्री ये बना दिया, ये हटा के कोई और बना दिया। हालांकि प्रधानमंत्री की सलाह पे, मंत्री परिषद की सलाह पे, आर्टिकल 74 याद करना मैंने आपको बताया था, उसकी सलाह पे वो कार्य करता है। लेकिन औपचारिक रूप से तो भारत का राष्ट्रपति करेगा ना। तो राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति है, कभी भी किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अकेला मंत्री, जो एक मंत्री होगा पूरी मंत्री परिषद का, कोई भी अकेला मंत्री होगा वो राष्ट्रपति के डायरेक्ट अधीन होगा और भारत के राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायित्व होगा। अगर उसने कोई गलत काम किया तो उसे भारत के राष्ट्रपति को जवाब देना होगा, संसद में नहीं। पूरी संसद को जवाब नहीं देना होगा, उसे डायरेक्ट भारत के राष्ट्रपति को जवाब देना होगा, रिपोर्टिंग वहाँ करनी होगी। लेकिन अगर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि जो एक रूपता के आधार पर जो जिम्मेदारी होती है, अगर पूरी मंत्री परिषद कोई ऐसा काम करती है तो फिर वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार नहीं होगी, वो किसके प्रति होगी? संसद के। वो पूरी संसद को उसे जवाब देना होगा। बस समझ में, ये चीज़ें आपको समझ में होगा। राज्य के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी भी इनके पद पर प्रसादपन्नत पद धारण करते हैं। राज्यपाल को देख लो आप, राज्य के राज्यपालों को राष्ट्रपति कभी भी हटा देता है, कोई फिक्स टाइम उनका नहीं है। ऐसे महान्यायवादी को भी कभी भी बना सकता है, कभी भी हटा सकता है, उनका टाइम फिक्स नहीं है। बात समझ नहीं बच्चों? ये जो है ये इसकी कार्यपालयी शक्ति थी। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगी ठीक से। आगे हम चलते हैं, विधायी शक्ति की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट शक्ति है, यानी कि जो कानून बनते हैं। देखिए, विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। अब कानून का निर्माण जब होगा जब भारत के राष्ट्रपति उन प्रावधानों पर, उन प्रस्तावों पर साइन कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले कानून बनाने की शक्ति होगी। कानून निर्माण के पूर्व की अवस्था विधेयक कहलाती है। यानी कि कोई भी अगर कानून नहीं बना तो पहले विधेयक होगा, प्रस्ताव जिसे कहते हैं। कोई प्रस्ताव है, रखा गया संसद में, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति अब उस पर साइन नहीं कर रहा जब तक, तब तक वो विधेयक होता है, बिल। और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट। एक्ट का मतलब अधिनियम, कानून बन जाता है। बात समझ में? तो बिल और एक्ट में ये डिफरेंस है। ये विधेयक है और ये अधिनियम बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कानून बनाने की शक्ति हम देख रहे हैं। तो देखिए, पहले देखते हैं कानून बनते कैसे, किस तरीके से शक्ति होती है। देखिए, कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव 2 तरह के होते हैं। ये प्रस्ताव लोकसभा, राज्यसभा किसी में भी रखा जा सकता है, और 2 तरीके के प्रस्ताव रखे जाते हैं। एक तो होते हैं सरकारी प्रस्ताव, सरकारी सदस्यों के माध्यम से सरकारी। एक होते गैर सरकारी। सरकारी प्रस्ताव ऐसे होते हैं जो केवल मंत्री उस प्रस्ताव को संसद में लेके आएंगे, चाहे वो लोकसभा में लाए चाहे राज्यसभा में। गैर सरकारी कौन से होंगे? जो मंत्री के अलावा जो और सदस्य होंगे संसद के, अगर वो प्रस्ताव कोई ला रहे हैं तो उसे गैर सरकारी प्रस्ताव कहते हैं। बात समझ में?
क्लियर है। अब चलिए विधेयक देख लेते हैं क्या होते हैं, कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, या कानून जो है, प्रस्ताव जो आता है विधेयक के रूप में, वो कितने तरह के विधेयक होते हैं यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 तरह के विधेयक होते हैं हमारे पास, और इन चारों तरह के विधेयक के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। ये जब मैं आपको संसद कराऊंगा, संसद में इन्हें डीप से कराऊंगा, अभी मोटी मोटी चीज़ आपको देखनी है। पहली होती है सामान्य विधेयक, दूसरा मनी बिल, तीसरा फाइनेंशियल बिल, चौथा संवैधानिक संशोधन या अमेंडमेंट बिल। ठीक है, हम सामान्य से ले लेते हैं, इनके बारे में मनी बिल ये सब विधेयक के बारे में बात करूंगा। अभी सामान्य विधेयक के बारे में देख लेते हैं। अगर कोई भी कानून बनना है तो उसके लिए या तो लोक सामान्यता क्या होता है, सामान्यता की बात कर रहा हूँ, सामान्य विधेयक लोकसभा या तो लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों से प्रस्ताव होगा, इन दोनों में से किसी एक सदन से प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव रखने के 2 तरीके हैं, तो गैर सरकारी सदस्य रख सकता है, यानी कि जो केवल गैर सरकारी प्रस्ताव रख सकता है, यानी कि जो सदस्य है वही, या फिर सरकारी प्रस्ताव रखता है कौन, मंत्री, जो मंत्री है वो प्रस्ताव रखता है, तो सरकारी प्रस्ताव होता है। ये प्रस्ताव रखा गया, इस प्रस्ताव में रखने के बाद, रखने का मतलब होता है बच्चों, जो सदन का अध्यक्ष होता है उसके सामने प्रस्तुत करना, वो उसे रीडिंग करके दिखाता है। रीडिंग करने के बाद उस पर वोटिंग शुरू होती है। अगर वो लोकसभा में रखा गया है तो लोकसभा में साधारण बहुमत, यानी कि 50% + 1, साधारण बहुमत क्या हो गया, 50% + 1 से अगर ये पारित हो गया लोकसभा से, तो फिर ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में जाने के बाद फिर से अगर राज्यसभा से भी 50% + 1 सदस्यों ने अगर इसके फेवर में वोट डाली तो ये यहाँ से पास हो जाएगा। पास होने के बाद अभी ये विधेयक है, अधिनियम नहीं बना, अब ये जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति महोदय इस पे अपना जब साइन कर देंगे, साइन होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के, अब ये बन गया अधिनियम। क्या बन गया, अधिनियम। क्या बन गया, कानून, अधिनियम, सही है, एक्ट। तो ये प्रोसेस होता है सामान्यता। अब देखिए भारत का राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा ने कोई प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव पारित करने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेज दिया राष्ट्रपति के। अब राष्ट्रपति के पास जरूरी नहीं है कि वो साइन करें, तो राष्ट्रपति के पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होता है राष्ट्रपति के पास, देखिए पहला, इस पे राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। वीटो पावर की हम बात कर रहे थे, वीटो पावर, तो वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। 3 तरीके से इस प्रस्ताव के साथ वो बात करेगा। पहली चीज़, या तो प्रस्ताव पे अपनी सहमति दे देगा और साइन कर देगा, बात खत्म, कुछ नहीं, या फिर उस पर वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। वीटो पावर 3 तरह की यहाँ पे है भारत के राष्ट्रपति को, वैसे 4 वीटो पावर होती है, 4 तरह की, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को केवल 3 तरह की ही वीटो पावर है। पहली एब्सोल्यूट, दूसरी सस्पेंशन वीटो, और चौथी पॉकेट वीटो। आगे मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर अगर आप चलेंगे तो वीटो दिख जाएगी। तो लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया। ये लोकसभा और राज्यसभा से कैसे कैसे पारित होता है, उसकी कार्रवाई क्या होती है, संसद टॉपिक करूंगा जब बताऊंगा आपको। अभी हम राष्ट्रपति पे ही थोड़ा फोकस करते हैं। तो मान के चलते लोकसभा राज्यसभा से एक साधारण बिल पास हो गया, और साधारण बिल जैसे कि, साधारण बिल कहूँ जैसे कि अभी जो ये हुआ है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो चेंज हुआ है, नागरिक कानून जो है, नागरिक अधिनियम 1955 में जो संशोधन हुआ है, वो साधारण बहुमत से हुआ है, साधारण कानून बना है। तो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति के पास 2 ऑप्शन, पहला, या तो उसे पास कर दे, ओके कर दे, अगर ओके कर दिया तो एक्ट बन जाएगा। दूसरा, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे, वीटो पावर का। अब वीटो पावर देखिए 3 तरह की यहाँ दे रखी है बच्चों, ये रही। पहली, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है जो विधेयक पास हुआ लोकसभा राज्यसभा से, उस पर पूर्णतः अपनी अनुमति ना देना, कह दिया, मना कर दिया, नहीं मैं ये कैंसिल करता हूँ, और वो पूरी तरीके से सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, वो बिल डेड हो जाएगा। दूसरा, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो। इसका मतलब क्या होता है, जो जैसे ही वो प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा से पारित होगा और राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति कहेगा कि अपना ऑब्जेक्शन देगा कि कुछ प्रावधान इसमें गड़बड़ है, उन्हें आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए। तो एक बार पुनः विचार के लिए वापस भेज देगा। अगर वापस भेज दिया एक बार पुनः विचार के लिए, अब संसद उस पर पुनः विचार को ध्यान दे या एज इट इज़ पास कर दे, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना होगा। अगला, जेब, पॉकेट वीटो जिसे बोलते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा ने कोई प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास गया,
और राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये मामला कुछ पेचीदा है या इसमें कुछ राजनीतिकरण है, इस मामले को पास नहीं करना, ना पारित करना, ना वापस देना। वापस दोगे तो एक बार पुनर्विचार के बाद वो एज इट इज़ भेज दिया सरकार ने तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेंगे। समय सीमा निर्धारित नहीं है, अनिश्चित काल के लिए, अनिर्णय, कोई निर्णय नहीं लेंगे, उसे अपने पास रख लेंगे और कहेंगे मैं विचार कर रहा हूँ इस पर, मैं सोच रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ, ऐसा कब हुआ था, एक बार मैं बता दूं आपको। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे 1987 में, 1987 में, तो पोस्ट ऑफिस बिल आया था एक। पोस्ट ऑफिस बिल को भारत के राष्ट्रपति पास नहीं कराना चाहते थे, और क्योंकि वो एक विवादित बिल था, तो उन्होंने क्या कर लिया, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए ये अपने पास रख लिया निश्चित काल के लिए। बहुत टाइम तक पड़ा रहा, राजीव गांधी का समय था वो। ठीक है बच्चों, तो ये है सामान्यतः इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हैं। बात समझ में? तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। कोई भी जो अधिनियम है, जो कोई भी प्रस्ताव जो वो अधिनियम जब भी बनेगा जब भारत राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे। अगली चीज़, साइन ना करे तो क्या करेंगे, ये 3 ऑप्शन हमारे पास सामने आ गए। ठीक है, अपनी शक्तियों का किस तरीके से प्रयोग करेंगे। ठीक है, धन विधेयक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, वित्त विधेयक के बारे में बात करेंगे। बस इतना लिख लेते हैं कि धन विधेयक, अगर कोई धन विधेयक लाना है, मनी बिल लाना है या फाइनेंशियल बिल लाना है संसद में तो उसके लिए सब पहले ही अनुमति लेनी पड़ती है भारत के राष्ट्रपति से। इतनी बात हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब संसद करेंगे, संसद के बारे में मैं आपको बताता हूँ, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें एक बार फिर हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में जब संसद पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब दे रखा धन विधेयक के बारे में। आगे पढ़ेंगे हम, आगे देखेंगे बच्चों इसे, धन विधेयक को हम आगे देखेंगे। अभी छोड़ देना है धन विधेयक, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, नॉर्मल चीज़ों को देखना जी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रपति की कुछ और भी विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति कौन कौन सी है देखते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति क्या है, जब सबसे पहला सेशन, जैसे कि नई लोकसभा का गठन हुआ, तो नई लोकसभा का जब गठन होता है तो उसका पहले सत्र की उसे संबोधित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति ही आते, विशेष रूप से और कोई नहीं आ सकता। जब आपको पता होगा संसद के 3 सत्र चलते हैं, गर्मी का सत्र, ग्रीष्म ऋतु का बजट सत्र और शीतकालीन सत्र, यानी कि विंटर सेशन, समर सेशन और बजट सेशन, ये आपको पता होगा। तो ये जो सेशन है, यानी कि जो सत्र चल रहे हैं, इन सत्रों में सत्र का पहले दिन में भी भारत के राष्ट्रपति संबोधित करते हैं सबको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है विभिन्न क्षेत्रों से, जो विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, कोई तारंगी बजा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है अच्छा, ठीक है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर, जब लता मंगेशकर अच्छा गाना गाती थी, अमिताभ बच्चन अच्छी एक्टिंग करता है, कोई समाज सेवी है जैसे कैलाश सत्यार्थी है। ये इस तरह के लोगों को जो विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने समाज के लिए काम किया, देश का नाम बढ़ाया है, उन लोगों को मनोनीत कर सकता है। मनोनीत समझिए। ऐसे ही 2 सदस्य लोकसभा में एंग्लो इंडियंस में से मनोनीत कर सकता है। एंग्लो इंडियंस कौन कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है भारत का राष्ट्रपति। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? बता दो बच्चों। देखो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके फादर, पिताजी या पिताजी वाली लाइन का मतलब हो गया फादर या फादर के फादर, फादर के फादर के फादर, पसंद नहीं। जो पेरेंटल लाइन है, उस पेरेंटल लाइन में भी जो फादर है, फादर वाली लाइन के कोई भी उनकी जो पीढ़ी का व्यक्ति रहा हो, 3 पीढ़ी तक भी कोई व्यक्ति रहा हो, वो भारतीय रहा हो। बात समझ में आई? क्लियर है? अ पर्सन हुज फादर और एनी अदर मेल लाइन इज और वाज यूरोपियन डिसेंट, वो यूरोप का रहा हो, यानी कि जैसे कि अंग्रेज़ थे, भारत में आए, भारत में अंग्रेज़ आने के बाद अंग्रेज़ चले गए और वो जो उनके बच्चे पैदा हुए उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली, वो यहीं रह रहे हैं। तो ऐसे लोग होते हैं एंग्लो इंडियंस। कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय। क्योंकि भारत का डोमिसाइल हो जाता है, अब उन पर भारत की नागरिकता हो गई, तो उन लोगों को एंग्लो इंडियन कहते हैं। भारतीय संविधान के 366(2) में इस बारे में जिक्र कर रखा है। बात समझ में आई होगी आपको। ये भारत के राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ थी, बताई मैंने आपको किस किस तरीके से क्या क्या करता है भारत का राष्ट्रपति, किन्हें मनोनीत करता है।
ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इन सब चीज़ों को लिख भी रखा हो। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की, उसमें भी हम देख लेते। चलिए एक चीज़ और है बच्चों, एक विधायी शक्ति और है, विधायी शक्ति कह सकते हैं हम इसे। विधायी शक्ति क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए यहाँ पे आते हैं और अनुच्छेद सीधा 123, देखिए एक अनुच्छेद 123। ओफो, ये अनुच्छेद 123 के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 123 ये रहा। अनुच्छेद 123 क्या कहता है बच्चों? अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा, लोकसभा और राज्यसभा सत्र में नहीं है और देश के लिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, या तो लोकसभा या राज्यसभा या लोकसभा राज्यसभा दोनों सत्र में नहीं है और देश के लिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 1, 2, 3, 123 में अध्यादेश जारी करके ऐसा कानून बनाने की शक्ति है। अब वो कैसे होगा? देखिए, भारत के राष्ट्रपति सामान्यतः एक कानून बना देंगे और एक अध्यादेश जारी कर देंगे, प्रेस नोट जारी कर देंगे, कह देंगे आज से ये कानून। लेकिन वो कानून, ऐसा कानून परमानेंट कानून नहीं होता। जब तक संसद के सदस्य दोबारा सदन में ना आए तब तक वो लागू होगा। तो इसीलिए उसे 6 हफ्ते, 6 वीक, केवल 6 वीक तक लागू होता है वो। और इसे 6 वीक के बाद बढ़ाया भी जा सकता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जब तक कि ये संसद से पारित नहीं होता। 6 वीक पूरे हो गए तो 2 चीज़ होगी, या तो ये ख़त्म हो जाएगा अपने आप, या फिर इसे दोबारा से 6 हफ्तों के लिए भारत के राष्ट्रपति बढ़ा देंगे। दोबारा अनगिनत टाइम तक बढ़ा सकते हैं। इसीलिए विवाद भी रहा है कि कितने बार क्यों बढ़ा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का काम आप खुद कर रहे हैं, उसे बाईपास कर रहे हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को लेके ये विवादित भी रहता है। तो ये था भारत के राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब अध्यादेश जो है अगर 6 हफ्तों तक चलाए, इसी के दौरान लोकसभा और राज्यसभा सत्र में आ गए, अब लोकसभा राज्यसभा सत्र में आ गए तो वो क्या करेंगे? अब मैं आपको बता दूं, उनके पास भी 2 ऑप्शन है। या तो इस अध्यादेश को पारित करेंगे, साधारण बहुमत से पारित करेंगे, जैसे भी जिस तरह का प्रावधान होगा, या फिर इसे कैंसिल हो जाएगा। या तो इसे कैंसिल कर देंगे वो ख़त्म, या फिर इसे पारित करेंगे और इसे परमानेंट कानून बनाएंगे। परमानेंट कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। फिर क्या है, किसी अध्यादेश की ज़रूरत नहीं होगी इसमें अब ये परमानेंट कानून बन जाएगा। बात समझ में क्लियर है? जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूँ, तो एक अधिनियम है खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जब कांग्रेस सरकार जारी थी, ख़त्म हो रहा था उसका कार्यकाल, और ये कानून बन नहीं पा रहा था क्योंकि संसद में लगातार बहस चल रही थी और संसद का सत्र ख़त्म हो गया था। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये जो अध्यादेश जारी करवा के लागू करवाया, क्योंकि एकदम ज़रूरी था, लोगों को खाना देना ज़रूरी था, उनकी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड था। इसीलिए 6 हफ्ते तक ये चलता रहा। जब नई संसद आई तो उस संसद ने क्या करा, इसे बहुमत से पारित कर दिया। संसद सत्र में आई और बहुमत से पारित कर दिया। आज वो कानून स्थायी कानून बन गया, अदरवाइज 6 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाता वो। आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ये अध्यादेश जारी करने की भारत के राष्ट्रपति की शक्ति थी, ठीक है। ये 6 सप्ताह तक ये सब दे रखा है बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं 6 सप्ताह तक लागू होगा, और ये सब ये क्लियर दे रखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है, क्या भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर रोक लगाई जा सकती है? किसके द्वारा? न्यायपालिका द्वारा उसका पुनर्विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, न्याय पुनर्विलोकन किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है न्याय पुनर्विलोकन किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में ऐसा किया गया था, ताकि ऐसा ना हो राष्ट्रपति जो है अपनी मर्जी से कोई भी कानून बनाता रहे और संसद को गरिमा को ख़त्म कर दे, संसद के कार्य को प्रभावित करे। इसीलिए इस पर रोक लगाई जा सकती है युक्ति रूप से। न्याय पुनर्विलोकन बोलते हैं न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस काम को कर सकती है। बात समझ में? एक चीज़ और है, भारत का राष्ट्रपति किसी भी समय ये अध्यादेश वापस ले सकता है, अपनी मर्जी से भी ले सकता है 6 हफ्तों से पहले। क्लियर? चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हुई होगी विधायी शक्ति भारत के राष्ट्रपति की,
ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, सब डिटेल्स में लिखवा चुका हूँ। भारत के जो राष्ट्रपति है उनकी न्यायालय शक्ति देख लेते हैं। न्यायालय शक्ति से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 72, और इसमें क्षमा याचना की शक्ति। भारत का राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा या फिर किसी भी न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की भी सज़ा सबको माफ़ कर सकता है। वैसे तो राज्य का राज्यपाल भी सज़ाओं को माफ़ कर सकता है, लेकिन फांसी की सज़ा केवल भारत के राष्ट्रपति देश ही माफ़ कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं तो दंड अपराध की मात्रा एवं उसके प्रभाव के आधार पर जो है भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो दंड से क्षमा करने की शक्ति उन्हें दी गई है आर्टिकल 72 के तहत। इसे बोलते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये शक्ति भी कई तरह की होती है बच्चों, ये शक्ति कई तरह की होती है। कैसे देखते हैं, आर्टिकल 72 में विभिन्न प्रकार की ये शक्तियाँ होती हैं। देखिए, जिसमें लघुकरण होता है, क्षमादान होता है, परिहार होता है, विराम होता है, प्रतिलंबन होता है। इन्हें एक एक करके देखते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति है, लेकिन इसमें एक चीज़ कही गई है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसी शक्ति का प्रयोग फिर वही आर्टिकल 74 यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करेगा। मंत्रिपरिषद उसे सलाह देती है और फिर वो देखता है इसकी सज़ा माफ़ करनी है नहीं करनी। जैसे अफजल गुरु को फांसी की सज़ा दी गई, उसकी फांसी की सज़ा के विरुद्ध वो राष्ट्रपति के पास गया क्षमा याचना के लिए, तो वो एप्लीकेशन सालों तक पड़ी रही। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्ट्री, बेसिकली इसमें होम मिनिस्ट्री और मंत्रिपरिषद दो इन्वॉल्व होती है। होम मिनिस्ट्री के थ्रू एप्लीकेशन जाती है, होम मिनिस्टर अपना कमेंट लिख के उस पर भेजता है और फिर वो कैबिनेट की बैठक में उठती है। कैबिनेट की बैठक में आपको पता ही है राजनीतिक निर्णय ज़्यादा लिए जाते हैं। 4-5 साल से उस पर फांसी थी और उसे फांसी की सज़ा नहीं दी गई। जैसे इलेक्शन की बात आई तो तुरंत उसे फांसी दे दी गई थी, आपने देखा होगा। तो थोड़ा पॉलिटिकल पावर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इन सब चीज़ों में। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो इसके प्रकार है, क्षमादान, लघुकरण, परिहार, ये सब देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर ये क्षमाकरण में तो ये है कि आपको माफ़ी कर दिया। पहले वाला जो क्षमाकरण था उसमें तो सीधा सीधा है कि माफ़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसे, जाने दो, किसी प्रकार की भी सज़ा सबसे माफ़ कर दिया। लघुकरण देखते हैं। लघुकरण का मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश में अगर हम बोले लघुकरण को तो हम इसे बोलेंगे, जो हमारा लघुकरण की पावर होगी भारत के राष्ट्रपति की, जी सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया उसके लिए। हाँ जी, कहाँ थे हम? तो भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति है किसी भी दंड के विरुद्ध। उसमें दंड देख रहे थे किस किस तरीके से क्षमा करता है। तो मैंने आपको बताया क्षमाकरण यानी कि पूर्ण रूप से माफ़ कर देना। अगला है लघुकरण। लघुकरण या पहला होता है पार्डन, दूसरा होता है कम्यूशन। कम्यूशन का मतलब होता है लघुकरण यानी कि देखिए लघुकरण में क्या है, एक दंड के स्थान पर हल्का दंड देना। पास ऑन में, जैसे कि मृत्यु दंड को घटाकर आजीवन कारावास कर देना। अभी कुछ लोगों की आजीवन कारावास की थी, शायद बंगाल के कोई अपराधी थे उनका। ठीक है, अगला देखते हैं परिहार। इस परिहार को बोलते हैं रिमिशन। इसमें क्या होता है, प्रकृति में बदल देते हैं। जैसे कि दंड की अवधि को कम कर दिया जाना, प्रकृति को बदले बिना दंड की अवधि कम कर देना। जैसे कि 2 साल की कठिन कारावास था, कठिन कारावास 1 साल का कर देना। समझ में? ये होगा परिहार। क्लियर है? अगला जैसे आता है, अगला यहाँ पे आता है विराम कर। किसी विशेष परिस्थिति में विराम लगा देना, मतलब किसी विशेष परिस्थिति को देखते हुए दंड में कटौती करना। जैसे कि कोई विकलांग है, निष्कर्ता है, कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके जो उनका दंड है उस दंड में कटौती कर देते हैं, उसके टाइम पीरियड में और उसके नेचर में, दोनों में। बात समझ में? ये अगला आता है, एक होता है प्रतिलंबन, यानी कि अगर आपको सज़ा दी गई है और उस सज़ा के विरुद्ध आपने अपील करी भारत के राष्ट्रपति के सामने,
तो उस पर विचाराधीन रख लेता है राष्ट्रपति, विचार कर रहा हूँ मैं, और उस सज़ा पर रोक लग जाती है स्थायी रूप से। जैसे कि अफजल गुरु के केस में हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी उसे सज़ा दे दी गई, फांसी की सज़ा। उसके बाद क्या हुआ, ये जब मामला राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति ने इसे विचाराधीन रख लिया और काफ़ी लंबे समय तक ये पड़ी रही। ठीक है, कुछ विवाद है, कुछ वाद और विवाद है उससे संबंधित, जो भारत के राष्ट्रपति की जो ये क्षमा याचना शक्ति है, इससे संबंधित कुछ विवाद भी है। देखिए, कहर सिंह विवाद है भारत सरकार के विरुद्ध जो था न्यायालय में, और ये विवाद जो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। कहर सिंह वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पर कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत प्रतिपादित किए, यानी कि कुछ गाइडलाइन दी, आप कैसे उनका यूज़ करोगे। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकली आप किसी को एकदम से फांसी की सज़ा कह दिया, नहीं फांसी मिलनी चाहिए, किसी को कोई आतंकवादी है फिर भी पड़ी है 10 साल तक, ऐसा नहीं। देखिए क्या है, क्षमादान की यह शक्ति राष्ट्रपति के विवेकाधीन होनी चाहिए। राष्ट्रपति अपने विवेक से सोचे, मंत्रिपरिषद उसे डोमिनेट ना करे। अगला, राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग केवल केंद्र सरकार की सलाह पे ही करे। सलाह, केवल सलाह, निर्णय नहीं। राष्ट्रपति याचिका पर विचार करते समय न्यायालय से अलग दृष्टिकोण अपना सकता है। जो न्यायालय का दृष्टिकोण है उससे अलग दृष्टिकोण वो अपना सकता है, मानवीय दृष्टिकोण बेसिकली ये कहना चाहता है। ठीक है, याचिकाकर्ता जो है राष्ट्रपति के समक्ष जो भी बोलेगा वो मौखिक नहीं बोलेगा, लिखित रूप से ही अपने जवाब देगा। तो ये कुछ शक्ति से संबंधित, राष्ट्रपति की ये क्षमा याचना जो शक्ति थी बच्चों, उससे संबंधित था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्णय यदि स्वेच्छाचारी, मनमाना व अतार्किक होगा तो उसका न्याय पुनर्विलोकन भी हो सकता है। न्याय पुनर्विलोकन क्या होता है, देखिए बच्चों, अगर राष्ट्रपति ने उसे क्षमा याचना कर दी, क्षमा दे दी, अब क्षमा देने के बाद क्या हो गया, भारत के राष्ट्रपति को ऐसा नहीं है उसने किसी को भी क्षमा दे दी और जब उसका मन करा जब दे दी, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरीके से अगर वो इरेशनल, अतार्किक निर्णय ले लेता है, मनमाने ढंग से निर्णय ले लेता है, मंत्रिपरिषद की सलाह को भी अवॉइड कर देता है, तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, जो राष्ट्रपति ने निर्णय दिया उसका पुनर्विलोकन करे। बात समझ में? ये सारा राष्ट्रपति की आपको मैंने बताया, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है, अगर देखता हूँ आगे राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्ति है, इन वित्तीय शक्ति के बारे में बात करता हूँ। देखिए, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो वित्तीय शक्ति है राष्ट्रपति की, फाइनेंशियल पावर जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति जो है, अगर कोई भी वित्तीय आपातकाल आता है भारत में या वित्त की कमी पड़ जाती है, तो ऐसे के तहत आर्टिकल 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं भारत में। एक दूसरी चीज़, जो भारत में जो बजट रखा जाता है, भारत का जो बजट रखा जाता है, केंद्र सरकार का जो बजट होता है, उसमें भारत के राष्ट्रपति ही उस बजट को रखवाते हैं, मंत्री के माध्यम से, जो वित्त मंत्री होता है। ठीक है, और उस बजट के संबंध में वो अपना एक भाषण प्रतिपादित करते हैं कि सरकार ने क्या किया है और क्या करने वाली है आने वाले समय में। तो बजट को प्रस्तुत कराना भी भारत के राष्ट्रपति का ही कार्य है। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो वित्त आयोग, भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, और उस वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करना। किसका? वित्तीय संसाधनों का केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा करना। वो काम क्या होता है, वो बेसिकली किसका काम होता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित या गठित वित्त आयोग का। वित्त आयोग 5 साल के लिए बनता है, वित्त आयोग। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी पहलुओं पे हमने बात कर ली है। ठीक है, यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की कुछ और शक्तियाँ हैं, जैसे कि इमरजेंसी की शक्तियाँ, आपातकाल की शक्तियाँ, या धन विधेयक पे भारत के राष्ट्रपति का क्या रोल है, संविधान संशोधन विधेयक पे भारत के राष्ट्रपति का क्या रोल है। उसके बारे में बच्चों जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम आपातकाल को पढ़ेंगे, इमरजेंसी को पढ़ेंगे, उसके बारे में जब बात करेंगे, और डिटेल में विधायिका से संबंधित शक्तियों को हम जब पढ़ेंगे, जब संसद पढ़ेंगे। बात समझ में?
तो आज केवल यही रखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पूर्ण रूप से हमने ख़त्म कर लिए हैं, उनकी शक्तियों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। आने वाले समय में मैं आपको संसद के बारे में बात करेंगे, कार्यपालिका के और अंगों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में क्या संबंध है, संसद में और राष्ट्रपति के मध्य क्या संबंध है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और बच्चों, आप इस सीरीज़ को जो हमारी चल रही है इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हम जल्दी से एक और सीरीज़ लाने वाले हैं। जो जो टॉपिक्स हम कराते जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे, और वो क्वेश्चन आंसर्स हज़ारों की संख्या में होंगे, और हज़ारों की संख्या में होंगे। बहुत ही तेज़ी से वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ताकि आपको वो याद हो जाए और बार बार रिवाइज हो जाए, और उनमें से 100% उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जल्दी वो सीरीज़ आने वाली है, इसीलिए आप जुड़ जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और लोगों को और जोड़ दीजिए ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।